हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट देवदत्त गंगवार। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। और बोहर एटॉमिक मॉडल के पढ़ने से पहले इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है माइन्यूट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे एटम। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एटम क्या होता है। एटम बार्ट एक साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन। इन्होंने एटम बार्ट का यूज सबसे पहले किया था, और इनके अकॉर्डिंग एटम किसी एलिमेंट, कंपाउंड और सब्सटेंस का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन में विदाउट डिकम्पोज हुए, अर्थात बिना अपघटित हुए भाग ले सकता है, वो कहलाता है एटम कहलाता। ठीक, तो एटम होता है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय पथ में अर्थात सर्कुलर मोशन में चक्कर। इसी के बाद हमारा पढ़ते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों के कंबाइन होने से होता है। लेकिन मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल वर्ड सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, एवोगाड्रो। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और इनके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्री स्टेट में रह सकता है, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो कहलाता है मॉलिक्यूल। तो हमारा जो टॉपिक, मेन टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है, वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी था कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो देखिए, बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है। आप सभी जानते हैं कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रोटेक्ट होते हैं। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर मोशन अर्थात दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसी कक्षा, अब आप जानते हैं कि नाभिक जो है अर्थात न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये अनेक वृत्तीय कक्षाएं अर्थात अनेक सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, और इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम अर्थात कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणन अर्थात होल मल्टीपल या होल नंबर मल्टीपल होता है। इसी प्रकार होल नंबर मल्टीपल क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिसका एंगुलर मोमेंटम उसका होल नंबर मल्टीपल होता है। तो हो जाएगा mvr इक्वल टू h/2π। या m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। v क्या है? वेलोसिटी। r रेडियस। n नंबर ऑफ सेल। h प्लैंक कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उन्हें क्या कहते हैं? कोष कहते हैं अर्थात सेल कहते हैं, जिन्हें हम अल्फाबेट में KLMN वर्ड्स के द्वारा एंड 1 2 3 4 नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सेल हैं, इनमें प्रत्येक सेल की जो एनर्जी है वो नियत होती है अर्थात कांस्टेंट होती है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में
अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वो क्या करेगा, यानी जो लोअर एनर्जी लेवल है ये लोअर एनर्जी लेवल से कहा जा रहा हाई एनर्जी लेवल में ये जा रहा है, तो क्या करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसलिए मान लिया, माना निम्न ऊर्जा स्तर अर्थात लो एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या है, E1 एंड हाई एनर्जी लेवल की एनर्जी E2 है, क्या है E2, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, E इक्वल टू E2 माइनस E1, अर्थात हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस हो जाएगी। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि h न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1, बिकॉज h न्यू इक्वल टू किसके होता है, E के होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक, यहां ये न्यू क्या है, ये न्यू जो है एब्जॉर्ब फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है या जो है रिलीज और एब्जॉर्ब फोटॉन्स की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और इसीलिए जो एरोब इक्वेशन है इसको हम बोर की आवृत्ति समीकरण भी कहते हैं। अब डीमेरिट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक या ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, अर्थात कौन कौन से ड्रॉबैक थे जिसको बोहर मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो आप जानते हैं कि बोहर का एटॉमिक मॉडल है ये बहु इलेक्ट्रॉन वाले एटम, अर्थात ऐसे एटम जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके एक्सप्लेन करने में ये फेल हो जाता है। दूसरा, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट जो स्मॉल लाइंस हैं अर्थात छोटी लाइंस हैं उनकी व्याख्या करने में फेल हो जाता है। अर्थात बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो छोटी छोटी स्मॉल लाइंस होती हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका। बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो जीमान इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका, अर्थात इनको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। इसी प्रकार बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड वुड्स रूल को एक्सप्लेन करने में भी फेल हो जाता है। अब बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन की ज्यामिति अर्थात उसके आकार को एक्सप्लेन करने में भी फेल हो जाता है। तो ये है हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एटॉमिक मॉडल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ इज ए जर्मन टर्म। ऑफ-बाउ इज ए जर्मन term. It means
बिल्डिंग अप। अबाउ एक जर्मन टर्म है जिसका मीन्स क्या होता है, बिल्डिंग अप अर्थात बना। अबाउ के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन पहले उस एनर्जी लेवल में एंटर करता है, प्रवेश करता है जिसकी एनर्जी कम होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन उस सेल में या सब सेल में एंटर करेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट होगी, सबसे कम होगी, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा स्तर में ये उस एनर्जी लेवल में एंटर करेगा जिसकी एनर्जी उससे थोड़ी ज्यादा होगी, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में एंटर करेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रवेश करते हैं ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन्स enter in the subshell or orbital of an atom in the increasing order of energy। देखिए ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2s के साथ 2p, 3p, 3d, 4p, 4d, 4f, 5p, 5d, 5f, 6p, 6d, 7। इस प्रकार हम ये जो है सेल सब सेल है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां से सब चलेगा, तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में एंटर करेगा, इसके बाद 2s में, और 2s के बाद जाएगा 2p, 2p के बाद एंटर करेगा 3s, 3s के बाद आएगा 3p, 3p में के बाद जाएगा 4s, 3d में एंटर नहीं करेगा क्योंकि 3d ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो 4s से ज्यादा है, 4s की एनर्जी कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल में एंटर करेगा, इसके बाद हायर एनर्जी लेवल में एंटर करेगा। तो इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन 3d में न जाकर सबसे पहले जाएगा 4s, और 4s के बाद जाएगा जो है 3d। तो 1s में एंटर करेगा, 1s से 2s में, 2s से 2p, 2ps से 3s। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करते हैं। दिस इज ए अबाउ प्रिंसिपल। अब अबाउ प्रिंसिपल के बाद हमारा टॉपिक है नया, वो है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अर्थात इसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग अर्थात हुंड्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले एक करके इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज एंटर करता है ऑर्बिटल में, इसके बाद पेयर बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है वो एंटी क्लॉकवाइज एंटर करता है। जैसे p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन का बनना, अब आप जानते हैं p ऑर्बिटल में p सबसेल में 3p ऑर्बिटल होते हैं, क्या हो जाएगा, ये 3p ऑर्बिटल हो गए, px, py एंड pz एक इलेक्ट्रॉन है, p2, px, py, pz हो जाए px1, एक दो ये px1, py1, p3, px1, py1,
जेड। तो प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज बढ़ गया। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, पेयर बनाएगा, और पेयर बनाने के बाद जो है वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज एंटर करेगा। तो ये जो है फोर्थ इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल में जाएगा। तो यहाँ ये पेयरिंग हो रही है। और इसी प्रकार अगर 5 ऑर्बिटल है, px2 p/2 pz1 1 2 3 4 5 p6 1 2 3 4 5 6 px2 p/2 pz। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके क्लॉकवाइज बढ़ा है, इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हुई। जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो दिस इज क्या है, गुड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वांटम नंबर्स क्या हो। क्वांटम नंबर्स वे नंबर्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड जो है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, वो कहलाती हैं क्वांटम नंबर्स। तो पाउली का आप जानते हैं क्वांटम नंबर्स 4 टाइप होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी सिंगल एटम में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। अगर उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डेफिनेटली डिफरेंट होगी, क्योंकि इसमें स्पिन क्वांटम नंबर के लिए s एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू -½ होती है। जैसे एक एग्जांपल है 2He4 अर्थात हीलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ये हो जाएगा 1s2। अब 1s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू नंबर ऑफ सेल कितनी है, n = 1, यहां भी n = क्या हो जाएगी 1। अब sp भी l की वैल्यू निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन s में एंटर करेगा तो l की वैल्यू 0, p में एंटर करेगा 1, d में एंटर करेगा 2, f में 3। तो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो यहां l की वैल्यू 0 होगी। पहला भी s में ही कर रहा है, दूसरा भी s नहीं कर रहा है, तो l की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो जाएगी, 0। अब जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि l की वैल्यू जो है वो l अर्थात एजीमुथल नंबर पर डिपेंड करती है। अब s की वैल्यू निकालते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लॉकवाइज करेगा एंटर, तो s की वैल्यू +½ हो जाएगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंटर करता है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी। तो देखिए 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है और 4th क्वांटम नंबर अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट है। तो ये रूल जो है पाउली एक्सक्लूजन रूल है, ये इसकी पुष्टि करता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है आज का, वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके नाम से आप समझ रहे होंगे, अनसर्टेनिटी मीन अनिश्चितता, अर्थात कोई भी चीज निश्चित ना हो। तो इस प्रिंसिपल को सबसे पहले 1927 में साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग ने प्रपोज किया था, और इनके अनुसार इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम अर्थात संवेग एंड पोजीशन अर्थात स्थिति दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
अर्थात अगर पोजीशन को डिटरमाइन कर लेंगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, और मोमेंटम को हम डिटरमाइन कर लेंगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार, अर्थात हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार, किसी भी स्मॉलेस्ट मूविंग पार्टिकल, किसी सूक्ष्मतम गतिशील कण की स्थिति, पोजीशन और मोमेंटम अर्थात संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसे ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे कोई पार्टिकल है और उसके पार्टिकल के पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो डेल्टा एक्स है। माना स्थिति अर्थात पोजीशन में, स्थिति में अनसर्टेनिटी अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, और मोमेंटम अर्थात संवेग में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी है, ठीक है। और यह प्लांक नियतांक प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू क्या है, h है। तो क्या हो जाएगा, तब हाइजेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल या तो h/2 पाई का पूर्ण गुणन होगा, या उससे क्या होगा, अधिक होगा, या उसके बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को मैथमेटिक रूप से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये है कि अगर कोई पार्टिकल है, स्मॉल मूविंग पार्टिकल है, और वो स्पिन कर रहा है, तो उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ एक ही समय में यथार्थ निर्धारित नहीं कर सकते हैं। मान लो सपोज दैट कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन में होने वाली अनसर्टेनिटी डेल्टा है और मोमेंटम में होने वाली अनसर्टेनिटी डेल्टा भी है, तो पार्टिकल की वैल्यू या तो h/4 पाई के बराबर होगी या इससे अधिक होगी। तो इसको इन्होंने हाइजेनबर्ग ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी और ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। दिस इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। गुड बाय, दैट्स ऑल।